हम कहाँ थे? हम थे कि प्री ऑपरेटिव जो असेसमेंट है वो कौन करता है? सर्जिकल टीम करती है, एनेस्थीसिया वाली टीम करती है, ठीक है ना। और उसके बाद याद रखें प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के कंपोनेंट्स हमने बताए थे कौन कौन से। हिप के साथ याद रखें हिस्ट्री, अच्छा उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस जो कि हमारे जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस या फिर टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखें जो हिस्ट्री है ये जो है ये इसको आप क्या कहेंगे? इसको डेफिनेटली प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री कहेंगे ना आप इसको, प्री ऑपरेटिव, क्योंकि प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन का ही तो कंपोनेंट है ये, ठीक है ना। प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन को क्या कहते हैं? प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन या प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हो गया कि हिस्ट्री जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन का। इसको हम क्या कहते हैं? प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना, प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री। अब देखें ड्यूरिंग हिस्ट्री हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है ना। इनमें हमने जो कवर करनी है उसका जो निमोनिक है वो है मुसाफिर, ठीक है, ठीक है ना। एम से क्या है? एम से हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री बोलेंगे इसको, मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या आएगा? पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है ना, और या फिर करंट या फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। फिर यू से हम पूछेंगे पेशेंट से कि कोई अनयूजुअल जो है ना, ठीक है ना, तो पेशेंट को कोई इस तरह का अनयूजुअल रिएक्शन या फिर अनयूजुअल कोई रिस्पांस तो नहीं हुआ पास्ट में किसी भी ड्रग के लिए, या फिर ऑल्सो नॉट ऑल्सो किसी भी ड्रग बल्कि प्रीवियस जो है एनेस्थेटिक्स के साथ, ठीक है ना, प्रीवियस जो एनेस्थेटिक्स के साथ कोई इस तरह का रिएक्शन अनयूजुअल तो नहीं हुआ। इसकी हम पूरी डिटेल अपने पास रखेंगे। उसके बाद एस से देखें ये मेडिकल हिस्ट्री थी ना, एस से हमारी सर्जिकल हिस्ट्री हम लेंगे पेशेंट की डिटेल्ड। उसके बाद हम एलर्जीज़ की हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज़ को हम कवर करेंगे। फिर हमारे पास एफ़ है, एफ़ से हम फैमिली हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की, ठीक है ना, फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद आई से हमारे पास बोलो तो ठीक है, आई से इलीगल ड्रग्स, यानी कि पेशेंट कोई ऐसी इलीगल ड्रग तो नहीं लेता, टोबैको तो नहीं लेता, अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करता, ये असल में आती है सोशल हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो इससे सोशल हिस्ट्री में ये आती है, लेकिन हमने निमोनिक बनाने के लिए इसको आई से हमने वो किया है। उसके बाद आर से देखें, आर से हमारे पास क्या आएगा? आर से है हमारे पास के रीसेंट ड्रग थेरेपी या और करंट ड्रग थेरेपी, दोनों की हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। रिकरेंट मतलब आजकल क्या ले रहा है, फॉर एग्जांपल सुबह क्या खा के आए, तो ये करंट ड्रग थेरेपी हो गई ना। फिर रीसेंट ड्रग थेरेपी में मतलब महीना पहले उसको टाइफाइड कुछ हुआ था या इस तरह की कोई चीज़ हुई थी, एमआई कुछ हुआ था, तो उसने कौन सी टेबलेट्स वगैरह ली होंगी, तो उसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। तो कुल मिला के हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है किसका? प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का, ठीक है ना। अब हिस्ट्री के अंदर हमारे पास MUSAFIR, ठीक है, ये जो है निमोनिक के हिसाब से ये सारी चीज़ें हमारी कवर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो हिस्ट्री हमारी ऐसी हो कि ये क्या करे, हमारे जो पेशेंट के सिस्टम्स जो हैं, बॉडी सिस्टम्स, ठीक है ना, उनको कंप्लीटली रिव्यू करे, ठीक है। और इसकी वजह से देखो रिव्यू कुछ इस तरह होना चाहिए कि फिर कि कोई अनडायग्नोस्ड कोई बीमारी तो नहीं रह गई और अनडायग्नोस्ड कोई क्रोनिक इलनेस नहीं रह गई, उसका हमें ठीक है ना पता लग सकता है, लगना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इस हिस्ट्री के थ्रू हम सिस्टम्स को इस तरह इवेल्युएट करें, सारे के सारे सिस्टम्स को, कि अगर पेशेंट की कोई अनडायग्नोस्ड कोई बीमारी रह गई है तो वो हमें पता चले, या फिर जो क्रोनिक इलनेस जो कि सही तरीके से वेल ट्रीटेड नहीं हो, ठीक है ना, उसका भी हमें पता चले, सही है, ठीक है ना। अगर सिस्टम्स की बात की जाए ना, तो इन सिस्टम्स में हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना क्या कहते हैं ये पोजीशन रखते हैं, ठीक है ना। इनको तो सही तरीके से एवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि ये फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया में, फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया, ठीक है, फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया में ये दोनों सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। हमने इन जब फिटनेस हम देख रहे होते हैं तो ये दोनों सिस्टम्स को थॉरोली हम चेक करते हैं, ठीक है।
अच्छा ठीक है ना। तो ये की टॉपिक्स क्या होने चाहिए प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री के? देखें, सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर की अगर हम बात करें तो देखिए पेशेंट को हम एवेल्युएट करेंगे कि कहीं इसको एमआई तो नहीं हुआ था, स्पेशली अगर लेस देन 6 वीक्स ऑफ एमआई है तो उसको हम ऑपरेट नहीं करते, ठीक है ना। इसी तरह हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और एरिथमिया, ठीक है ना, एरिथमियास तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। और देखिए जनरल एक रूल याद रखें, जो पेशेंट क्लाइम कर सकते हैं स्टेयर्स को, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स को, ठीक है, विथ नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन, ऐसे पेशेंट्स दे आर जो है they have low risk of इस तरह के पेशेंट्स हैव लो रिस्क ऑफ पेरी ऑपरेटिव मोरबिडिटी ऑफ सीवियस ओरिजिन, ठीक है ना। तो इस ऐसे पेशेंट्स को हम मतलब इस तरह के पेशेंट्स का हम सीवीएस क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि सीवीएस के हिसाब से फिट समझे जाते हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, फिर हम रेस्पिरेशन में क्या देखते हैं, सीओपीडी तो नहीं है पेशेंट को, एस्थमा को तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह जीआईटी में हम हेपेटाइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ देखते हैं, गर्ड, क्रोनिक लीवर डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखते हैं, इनको हम रूल आउट करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, फिर हमारे पास न्यूरोलॉजी की इवेल्युएशन में स्ट्रोक, सीवीए, एपिलेप्सी और फिर साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है पेशेंट को, हम ये इवेल्युएट करते हैं और इसकी हिस्ट्री लेते हैं, मतलब फिर रीनल में यूटीआईज की हिस्ट्री लेते हैं, रीनल डिसफंक्शंस की हिस्ट्री लेते हैं, एंडोक्राइन में डायबिटीज़ मेलाइटिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह की हिस्ट्री। इसी तरह प्रीवियस सर्जरी, प्रीवियस एनेस्थीसिया, प्रीवियस कोई मलिग्नेंसी तो नहीं है, फिर प्रीवियस मेडिकेशंस की हिस्ट्री हम लेते हैं। फिर नंबर 8 पे हम देखें तो हम सेड हो जाते हैं। सेड कैसे? स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह की हम हिस्ट्री लेते हैं। इसी तरह जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की हम जो है हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। और फिर ड्रग एलर्जीज़ बोलो 10 नंबर पे, ड्रग एलर्जीज़ का हम खास ख्याल रखते हैं फिटनेस के दौरान, प्री ऑपरेटिव जो है एवेल्युएशन के दौरान, ठीक है ना। तो ये तो था हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री हमने क्लियर कर लिया, हमने याद है ना ये उसके कंपोनेंट्स बताए थे, हिप, हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो अब हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। देखें, फिजिकल एग्जामिनेशन है या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहें इसको, ठीक है ना, ये जो है ना ये ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री टेकन होनी चाहिए, ठीक है। जो हम हिस्ट्री लेंगे उस हिसाब से फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एयरवे हम एवेल्युएट करेंगे, लंग्स को एग्जामिन करेंगे, हार्ट को एग्जामिन करेंगे विथ वाइटल साइंस की डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वीएसएस वाइटल साइंस की डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। इस दौरान अगर इन जगहों पे, इन सिस्टम्स पे या फिर इन लोकेशंस पे कोई हमें एबनॉर्मल फाइंडिंग मिलती है, ठीक है ना, एबनॉर्मल कोई फाइंडिंग मिलती है तो हम उसको फर्दर क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। और इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह हो तो ये वो etc, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे बिफोर क्या, बिफोर इलेक्टिव सर्जरी, ठीक है ना। हमारी जो इलेक्टिव है, बुक में बार बार ये इलेक्टिव, सिंपल सर्जरी नहीं लिखा गया, इसमें इलेक्टिव सर्जरी लिखा गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है अबाउट फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम थोड़ा थोड़ा ये पढ़ेंगे, फिर ये, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम एयरवे की एग्ज़ामिनेशन जो हम करते हैं ना इसमें, तो इसको हम इसलिए एग्ज़ामिन करते हैं कि जो प्रिडिक्टर्स ढूंढने के लिए, डिफ़िकल्ट मास्क वेंटिलेशन के और डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के कोई ऐसे प्रिडिक्टर्स तो नहीं हैं, ये देखने के लिए, ठीक है, ठीक है ना। अब हम एयरवे का जो स्टेटस चेक करने के लिए, एग्ज़ाम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं सैमसंग, ठीक है ना, सैमसंग ही बोल दो यार, सैमसंग एंड यंग, ठीक है ना, सैमसंग एंड यंग का, ठीक है ना। तो सैमसंग एंड यंग का मॉडिफाइड मलम्पैटी टेस्ट, ये टेस्ट क्या होता है अब हम देखते हैं, ठीक है ना। तो मॉडिफाइड जो मलम्पैटी टेस्ट है सैमसंग एंड यंग, इसमें क्या होता है, इसमें जो डॉक्टर होता है, ठीक है, वो क्लिनिशियन जो है सामने बैठा होता है, यानी कि सर्जन, और उसके सामने फिर पेशेंट होता है, ठीक है ना। दोनों बैठे होते हैं आमने सामने, और पेशेंट की टंग जो है ना ऐसे बाहर निकलती है, लेकिन पेशेंट को टंग बाहर निकालनी होती है इसमें विदाउट सेइंग, याद रखें, विदाउट सेइंग आ या विदाउट एनी साउंड, ठीक है ना, बोले बगैर या फिर आ किए बगैर ज़बान बाहर निकालनी है इसमें मलम्पैटी टेस्ट में, ठीक है। किसमें, सैमसंग एंड यंग मॉडिफाइड मलम्पैटी टेस्ट,
ठीक है ना। अब इस टेस्ट में के फिर ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक इसके ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 किसको कहते हैं? ठीक है ना। तो ग्रेड 1 में क्या होता है? एफ पुश, ठीक है। एफ में फॉसीज, पिलर्स एंड यूवुला और सॉफ्ट पैलेट, ये सारे के सारे विजिबल होते हैं अगर ग्रेड 1 हो तो, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये देखें, ये ग्रेड 1 है, इसमें आपको यूवुला, सॉफ्ट पैलेट, सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। क्या क्या नज़र आ रहा है? एफ पुश, ठीक है, फॉसीज, पिलर्स, यूवुला और सॉफ्ट पैलेट सारे इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? ग्रेड 2 स्कोर, इसको क्या कहते हैं? मलमपट्टी टेस्ट भी कहते हैं, मलमपट्टी स्कोर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेड 2 में क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट नज़र आता है विथ सम पार्ट ऑफ द यूवुला नज़र आता है, ठीक है। 2 में दो चीज़ें, सॉफ्ट पैलेट और यूवुला नज़र आते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेड 3 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ग्रेड 3 में सिर्फ सॉफ्ट पैलेट नज़र आता है और ग्रेड 4 में सिर्फ हार्ड पैलेट नज़र आता है, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। ये देखें, ग्रेड 2 में सॉफ्ट पैलेट नज़र आ रहा है, सम पार्ट ऑफ यूवुला, यहाँ फुल यूवुला नज़र आ रहा था। ग्रेड 3 में, ठीक है ना, फिर सिर्फ सॉफ्ट पैलेट नज़र आ रहा है और ग्रेड 4 में हार्ड पैलेट नज़र आएगा, ठीक है ना। जो है कहने का मकसद ये है कि याद रखें, जितना ग्रेड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, उतना ही रिस्क भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ग्रेड बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं? हायर द ग्रेड हायर द रिस्क इन ऑब्टेनिंग एंड सिक्योरिंग एयरवे, ठीक है। ठीक है ना। यानी जितना ग्रेड ज़्यादा होगा उतना रिस्क ज़्यादा होगा। किस चीज़ का रिस्क? ऑब्टेन करने में, क्या ऑब्टेन करने में? ऑब्टेन और सिक्योर करने में। किसको ऑब्टेन और सिक्योर करने में? एयरवे को, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें, कुछ अदर पैरामीटर्स देखते हैं, पीएम से पैरामीटर्स और डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के, ठीक है। याद है हमारा एक एमसीक्यू आता था कि चाइल्ड विद डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, तो उसका आंसर था शॉर्ट नेक, ये एमसीक्यू था, याद है, शॉर्ट नेक का वाला इसका आंसर था, ठीक है। तो देखें, इसका कुछ निमोनिक हमने इस तरह बनाया है, एम यूटोपी एन, ठीक है ना। तो हम देखते हैं एन से, वही है सबसे पहले, तो एन से हमारी क्या है? एन से नेक है, नेक कौन सी? शॉर्ट एंड थिक नेक, ठीक है। शॉर्ट एंड थिक नेक हो तो डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, ठीक है। ठीक है ना। फिर एम से देखो, मैंडिबुलर स्पेस अगर नॉन कंप्लायंट हो ना तो भी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है। फिर यू से हमारे पास क्या है? यू से हमारे पास दो चीज़ें हैं, पी से भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है ना। फिर यू से देखें, एक है अपर इंसिजर्स अगर लॉन्ग हो, अपर इंसिजर्स अगर लॉन्ग हो, इंसाइसर्स बोलते हैं इनको, अगर लॉन्ग हो तो भी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन। फिर यू से दूसरा, यूवुला अगर विजिबल नहीं हो, यानी कि पेशेंट हो इन सिटिंग पोजीशन में, ठीक है, और टंग प्रोट्रूड करे और हमें यूवुला नज़र नहीं आए तो भी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है। फिर टी से देखें हमारे पास क्या है, ठीक है ना। तो टी से हमारे पास है थायरोमेंटल, ठीक है ना। थायरोमेंटल डिस्टेंस अगर छोटा हो, ठीक है ना, अगर छोटा हो, 3 फिंगर्स से छोटा हो, इस तरह करके 3 फिंगर्स लगाएं और 3 फिंगर्स से छोटा हो, क्या छोटा हो? थायरोमेंटल डिस्टेंस, तो भी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के चांसेस हो सकते हैं। और फिर टी से ही, ठीक है ना, तो टी को हम छोड़े, ये टी को हमने पढ़ा ना, यानी कि थायरोमेंटल डिस्टेंस 3 फिंगर ब्रेथ से छोटा हो। इसी तरह 3 का डिजिट एक और जगह में आ रहा है और वो है आई से। आई क्या है? आई अगर इंटर इंसाइसर जो डिस्टेंस है, इंटर इंसाइसर एंड डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर से छोटा हो, ये भी इधर भी 3 आ रहा है, इंटर इंसाइसर डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर से छोटा हो तो भी ये एक पैरामीटर बनता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन का, ठीक है ना। ठीक है ना। और हम इंटर इंसाइसर डिस्टेंस उस वक्त मेजर करेंगे जब माउथ जो है, माउथ फुली ओपनड हो, ठीक है, ये फुली ओपनड माउथ हो, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर ओ से क्या आता है? ओ से देखें तो ओवर बाइट, ठीक है ना, अगर प्रोमिनेंट ओवर बाइट हो तो भी, ठीक है ना, ये डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के पैरामीटर्स में से आता है। और पी से फिर पी से अगर बोलो तो पैलेट, ठीक है, पैलेट की बात करें तो क्या है? पैलेट अगर हो हाईली आर्च्ड, ठीक है ना, हाईली आर्च्ड हो या फिर नैरो पैलेट हो, हाईली आर्च और नैरो पैलेट हो तो भी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन। फिर पी से ही हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है ना।
तो ये जो दूसरा पी है हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए पी फॉर प्रोट्रूजन, प्रोट्रूड, अगर पेशेंट प्रोट्रूड नहीं कर सके, प्रोट्रूड नहीं कर सके, किसको क्या प्रोट्रूड नहीं कर सके, ठीक है ना। देखें दो किस्म के इंसाइजर्स हैं, मैंडिबुलर इंसाइजर्स, मैक्सिलरी इंसाइजर्स। तो अगर पेशेंट प्रोट्रूड नहीं कर सके मैंडिबुलर इंसाइजर्स को एंटीरियर टू, ठीक है, एंटीरियर टू मैक्सिलरी इंसाइजर्स, तो भी ठीक है ना, इस पी से यही है। देखिए दोबारा, इफ़ पेशेंट कैन नॉट प्रोट्रूड, patient cannot protrude the mandibular incisors anterior to maxillary incisors, तो भी क्या है, एक पैरामीटर है ये डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन का। तो इस पी से वो था, ठीक है। आई से हमने आपको बता दिया, इंटर इंसाइजर डिस्टेंस लेस देन 3 सेंटीमीटर हो, विथ माउथ फुली ओपनड, और नेक्स्ट एन से हमारा नेक शॉर्ट हो या फिर थिक हो। एक और है एम, ठीक, एम से हमारे पास दो हैं, ठीक है ना। तो एम से क्या है, अगर जो पेशेंट है नॉर्मल मोशन ऑफ, पेशेंट की जो मोशन ऑफ हेड एंड नेक है, ठीक है ना, पेशेंट की एम से मोशन ऑफ हेड एंड नेक जो है वो अगर नॉर्मल रेंज से कम हो, ठीक है ना, यानी कि कम हो नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल रेंज से अगर हेड एंड नेक की मोशन कम हो, तो भी ये भी एक